माद्रां जगद्व्यापिनीं वेळापुस्तकदारिणीमभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकां लिकां विदधतीं मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं प्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अये उण रे लृक् ए ओं अये औत् हयवर लाण् यमगणनं झभय घढधश् जवगढदश् खफ छठ थ चट तव कपय सशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादिसंज्ञार्थानि येषामन्तायतः अकारादिष्वकार उच्चारणार्थः हेतुसंज्ञकः हलन्तम् उपदेशन्त्यं हलिस्य उपदेशाद्योच्चारणं सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र अदर्शनं लोपः प्रसक्तस्य दर्शनं लोपसङ्गं स तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात् अणादयोणादर्थाः आदिरन्तेन सहेता अन्ते नेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति आयिवर्णानां संज्ञा एवमच्छल् अलित्यादयः ऊकालोच्छ्रस्व दीर्घप्लुतः ऊश्च 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 वहवां कालैव कालो यस्य सोच्क्रमाद् ह्रस्वदीर्घप्लुतसंज्ञस्य स प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारस्वरितः स नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकत्वाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा नासिकावचनोऽनुनासिकः मुखसहितनासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोऽनुनासिकसंज्ञस्यात् अयोरि येषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः द्विवर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात् येषामपि द्वादश तेषां ह्रस्वभावात् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्चेत्तेतद्वयं यस्य येन जलं मिथः सवर्णसंगं स्यात् ह्रील्ह्रीवर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् अकूहविसर्जनीयानां कण्ठः विचूयसानां तालो ऋटुरषाणां मूर्धा लृतुलसानां दन्ता उपूपद्मानीयानामोष्टौ यमगणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं
नासिकानुस्वारस्य यत्नो द्विधा आभ्यन्तरो वायस्य आद्यः पञ्चदा स्पृष्टे सत्पृष्ट विप्रसंवृतवेदा ष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां ईषत्पृष्ठमन्तस्थानाम् ईषत्पृष्ठमुष्माणां विरतं स्वराणां ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायान्तु विवृतमेव बाह्यप्रयत्नस्तेकादशधा विवारः वारः आसो नादो घोषो घोषोषो अल्पप्राणो महाप्राणो उदात्त अनुदात्त शोरितस्येति खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च हसः संवारा नादाघोषाश्च वर्गाणां प्रथमा तृतीया पञ्चमा यणस्याल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थो सलस्तमा प्राणाः पादयो मावसानाः स्पर्शाः यणोऽन्तस्थाः शला उष्माणः अचः स्वराः अक्कक्खैति ककाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृशजुहामूलीयः अपक्खैति पभाभ्यां मह इत्यच परावनुस्वारविसर्गौ अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः अभिधीयमानोऽणुदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात् अत्रैवाण् परेण नकारेण पूचोटो पूयेते उदितः तदेवम् इत्यष्टादशानां संज्ञा ततेकारोकारौ ऋकारस्त्रिंशतः एवं लृकारोऽपि चोद्वादशानां नासिकाननुनासिकभेदेन यवलादिधा तेनाननुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञा परः सन्निकर्षः संहिता वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहिता फलोऽनन्तराः संयोगः अज्भिरव्यवहिताहला संयोगसंज्ञास्यो सुप्तिङन्तं पदं सुबन्तं तिङन्तं च पदसंगं स्यात् इति संज्ञाप्रकरणम्। हमने कल कहाँ तक बताया? पूचोटो पूयेते उदितः, यहाँ तक बताया। अण कैसा लेना है? अण कैसा लेना है? अण दो प्रकार के हैं, विधीयमान और अविधीयमान। इन दोनों में से कौन सा अण लेना है? अविधीयमान अण लेना है या विधीयमान? अविधीयमान अण लेना है। ठीक है। विधीयमान माने किसी सूत्र के द्वारा यदि किया जा रहा होगा तो उसको कहेंगे विधीयमान। यदि किसी सूत्र के द्वारा किया नहीं गया है तो उसे कहेंगे अविधीयमान। जो अविधीयमान अण होगा वही अपने सवर्णों का बोध कराएगा। यदि विधीयमान होगा तो वह अपने सवर्णों का बोध, ठीक है। जैसे हमने विधीयमान के लिए उदाहरण क्या बताया था? तेदादि नामः, सूत्र क्या बताया था? तेदादि नामः। और क्या करता है? अ का विधान करता है। अ का क्या करता है? अकार का विधान करता है। तो विधान करने के कारण से वहाँ जो अ आया है वो केवल अमात्र का बोध कराएगा, न कि अपने सवर्णों का। ठीक है। वहाँ का जो अ होगा वो किसका बोध कराएगा? केवल अकार मात्र का बोध कराएगा। उसके जो सवर्ण 18 होते हैं उनका बोध नहीं कराएगा। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ में जो अ आया वहाँ तो अ किसी सूत्र के द्वारा किया नहीं गया है, स्वतः ही उच्चारण किया गया है। तो वह जो अ है वो क्या करता है? अपने सवर्णों का बोध कराता है। इसी नाते अ माने 18 प्रकार का जो आकार है उसका उच्चारण स्थान हम कंठ मानते हैं। नहीं तो केवल अ मात्र का बोध होता तो केवल रस्सो आकार का मात्र कंठ उच्चारण स्थान होता। लेकिन वहाँ का जो अ है वह अविधीयमान है, इस कारण से वह अपने सवर्णों का बोध कराता है। आकार के सवर्ण कितने होते हैं? 18 होते हैं। इसीलिए 18 आकार का उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। समझ गए? तो अकुह विसर्जनीय नाम में जो अ है वो अविधीयमान है।
इचु यशानाम में ई अविधीयमान अण है, और ऋतु रसाणाम में री अविधीयमान री है, लृ तुलसा नाम में लृ अविधीयमान लृ है, उपू पद्मानिया नाम में ओ उ अविधीयमान है। इसलिए अपने अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। लेकिन तेदादी नाम में जो अ आया वह विधीयमान है, क्योंकि सूत्र विधान कर रहा है, इस नाते वो विधीयमान है। इसीलिए वह अपने सवर्णों का बोध नहीं कराता। जहाँ भी होगा तो अकार मात्र होगा, कभी आ नहीं होगा, कभी आ भी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो अविधीयमान अण ही अपने सवर्णों का बोध करा सकता है। तो सवर्ण क्या है आपको तो पता लग गया, क्योंकि पहले सवर्णों का पता रहेगा तभी नहीं बोलोगे कि सवर्णों का बोध कराएगा। सवर्ण क्या है? तो अ के सवर्ण क्या होंगे? 18 अकार, उसके अलावा कोई है नहीं। ई है उसका सवर्ण, क्यों नहीं है? उच्चारण स्थान अलग है, इसीलिए अ का सवर्ण कभी ई नहीं हो सकता। हमने बताया उच्चारण स्थान एक होना चाहिए, अभ्यंतर प्रयत्न भी एक होना चाहिए, तभी हम उसे सवर्ण बोलते हैं, उसे हम सवर्ण कहते हैं। क्या होना चाहिए? उच्चारण स्थान दोनों का एक होना चाहिए, और अभ्यंतर प्रयत्न में जो 5 भेद बताए गए हैं उन 5 भेदों में से कोई एक ही होना चाहिए जिनको आप सवर्ण कर कहना चाहते हैं। तो अकार का उच्चारण स्थान अलग है, अभ्यंतर प्रयत्न तो दोनों का विवृत है, अ का भी विवृत है, ई का भी विवृत है, लेकिन उच्चारण स्थान दोनों का एक अलग अलग है। इस नाते अ और ई दोनों सवर्ण नहीं है। तो अ के सवर्ण कौन से होंगे? जो अकार के भेद होते हैं 18, वही भेद इसके सवर्ण होंगे। ठीक है, तो अविधीयमान अण और उदित अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। अविधीयमान अण कराएगा, और उदित कैसा होना चाहिए? कैसा भी हो, उसमें हमने विशेषण नहीं जोड़ा है, वो चाहे विधीयमान हो चाहे अविधीयमान हो, दोनों का उदाहरण एक ही जगह मिलता है। चोह कुह, एक सूत्र क्या आता है? चोह कुह, चू के षष्ठी में बनता है चोह, चू के षष्ठी में क्या बनता है? चोह। चो का अर्थ होता है चवर्ग के स्थान पर, चोह माने चवर्ग के स्थान पर। देखो वहां लिखा है चू, तुमने क्या पकड़ लिया? चवर्ग। क्यों लिया? क्योंकि चू उदित है। चू कैसा है? वो अविधीयमान है या विधीयमान है? अविधीय, उसके स्थान पर किया जा रहा है, जिसके स्थान पर किया जा रहा है वो विधीयमान, जो किया जा रहा हो वो विधीयमान होता है। इसका मतलब चवर्ग जो है ये क्या है? अविधीयमान है। कु क्या है? विधीयमान है। कवर्ग किया जा रहा है, किसके स्थान पर कवर्ग होता है? चवर्ग के स्थान पर कवर्ग आदेश होता है। तो जब च रहेगा तो वहां क्या होगा? क हो जाएगा। ख रहेगा तो क्या क्या नाम, छ रहेगा तो वहां क्या होगा? ख होगा। इस क्रम से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब चू चोह कु में चू कैसा है? अविधीयमान है। अविधीयमान है, अविधीयमान मतलब चवर्ग नहीं किया जा रहा है, चवर्ग के स्थान पर आप कवर्ग कर रहे हो, तो कवर्ग विधीयमान है, कु विधीयमान है, चू विधीयमान नहीं है। जैसे इसको हमने हटा दिया तो विधीयमान कौन होगा? इसकी जगह पर जिसको बैठाएंगे उसको कहेंगे विधीयमान, इसको विधीयमान नहीं कहेंगे। ये तो बेचारा हट गया, कहाँ से विधीयमान हो गया? हम जिसके स्थान पर बैठाएंगे वो विधीयमान होगा, जिसके स्थान पर बैठाएंगे वो व्यक्ति नहीं होगा, जिसको बैठाएंगे वह विधीयमान होगा। तो चवर्ग के स्थान पर किसको बैठाना है? कवर्ग को। इसीलिए कवर्ग तो विधीयमान है, लेकिन चवर्ग विधीयमान नहीं है। तो वहाँ चलो चवर्ग तो अविधीयमान है, अपने सवर्णों का बोध करा रहा है, और कवर्ग क्या है? विधीयमान है, कु, वो भी अपने सवर्णों का बोध कराता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उदित में यह विशेषण नहीं जोड़ना है, उस वह अविधीयमान हो तो ही अपने सवर्णों का बोध कराएगा, यह बात नहीं है। केवल अण के लिए है, अण तभी अपने सवर्णों का बोध कराएगा जब अविधीयमान रहेगा, जब इसका विधान नहीं हो रहा होगा। लेकिन उदित के लिए यह बात नहीं है,
वह चाहे विधीयमान हो चाहे अविधीयमान हो, दोनों स्थिति में ही अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। ठीक है, उदित चाहे विधीयमान हो चाहे अविधीयमान हो, दोनों अवस्था में ही अपने सवर्णों का, ठीक है। तो चोकू में देखो एक विधीयमान है कु, वो भी अपने सवर्णों का बोध करा रहा है। चू क्या है, अविधीयमान है, वो भी अपने सवर्णों का बोध करा रहा है। यदि अविधीयमान ही अपने सवर्णों का बोध कराता होता फिर तो कु से कवर्गा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि कु तो वहां विधीयमान है, कवर्ग वहां किया जा रहा है। किसके स्थान पर, चवर्ग के स्थान पर। ये प्रमाण है। ठीक है, दोनों तरह उदित दोनों तरह के लिए जाते। इसमें क्या प्रमाण है, चोहो कुहु, आगे आएगा हलंत पुलिंग में आएगा, चोहो कुहु चवर्ग के। देखो चवर्ग कैसे आया, जब चू अपने सवर्णों का बोध कराया तभी ना अपने सवर्णों का बोध कराएगा, तब ना चू से चवर्ग पकड़ोगे, नहीं तो चू से क्या पकड़ा जाता, बताओ, चकार पकड़ा जाता। यदि सवर्णों का बोध न कराता तो चू से केवल च पकड़ा जाता, कु से केवल क पकड़ा जाता, क्योंकि इसके सब ये जो चू और कु हैं उदित हैं, ये अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। तो चवर्ग का सवर्ण क्या है बताओ, सकार के सवर्ण कौन है, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु, तो तालु उच्चारण स्थान किसका है, च छ ज झ य है, ई का भी है और यकार का भी है, सकार का भी है, सबका है तालु उच्चारण स्थान। तो लेकिन आगे प्रयत्न में चले जाओगे तो केवल छ ज झ य यही मिलेंगे, यह नहीं मिलेगा, तालव्य श भी नहीं मिलेगा, ई भी। ठीक है, इसका मतलब चकार के सवर्ण केवल कितने हैं, यहाँ बस यही है। क के सवर्ण क्या है, ख ग घ ङ, यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इसका मतलब जहाँ चू रहेगा वो अपने सवर्णों का बोध कराएगा, मतलब च छ ज झ य का बोध कराएगा। कु कहीं रहेगा तो, और खू रहेगा तो अपने सवर्णों का बोध कराएगा कि नहीं, बताइए। खू कहीं लिख दिया खू तो अपने सवर्णों का बोध कराएगा, नहीं कराएगा। क्यों, क्योंकि उदित नहीं है। उदित केवल कु चू टू तू पू यही है उदित, खू उदित नहीं है, गु उदित नहीं है, मु उदित, ये अपने सवर्णों का बोध नहीं करा सकते, केवल कु करा सकता है, केवल चू करा सकता है, और टू तू पू ये करा सकते, यही उदित हैं। जो उदित होंगे वही अपने सवर्णों का बोध करा सकते हैं, समझ गए। आ अपने सवर्णों का बोध करा सकता है, आ क्यों नहीं करा सकता, अण नहीं है, बोलो ना, अण नहीं है वो, आ अण, अण क्या है कैसे पता लगेगा, आप पढ़ लो, शुरू करो, अ से बोलना, अ ई उ रे रे ए ओ आई औ, आया क्या, अ ई उ, आ तो बोला नहीं आपने, इसका मतलब आ अण में, आ अण नहीं है, अण क्या है, अ है, ई अण है, ई अण नहीं है। तो इसका मतलब अण जो होते हैं वही अपने सवर्णों का बोध करा सकते हैं। कहीं अ लिखा होगा तो आप उससे 18 बोध कर सकते हो, अ माने 18 अकार अर्थ हो जाएगा, लेकिन आ रहेगा तो 18 का बोध नहीं कराएगा। क्यों, क्योंकि वह अण बोल रहा है ना, अनुदित, अण अपने सवर्णों का बोध कराता है और उदित अपने सवर्णों की बोध कराते हैं, और नहीं कराएंगे। ठीक है, आ नहीं कराएगा क्योंकि आ अण नहीं है। ई ये भी नहीं करा सकता। कोई सूत्र यदि ई को कार्य कर रहा है तो समझ लो केवल ई मात्र को कर रहा है, दीर्घ ई को कार्य कोई कर रहा है सूत्र, तो समझ लो वहां केवल ई मात्र को करोगे, रस्व ई को नहीं करोगे, क्योंकि वो ई केवल ई मात्र का बोध करा रहा है। यदि कोई सूत्र रस्व ई को कार्य कर रहा हो तो समझ लो यह सूत्र क्या कर रहा है,
दीर्घ को भी कर रहा है, प्लुत को भी कर रहा है, समझ लेना। और लेकिन यदि रस्सो ई के बाद में तकार लगा हो तब फिर ये नहीं करना। ई मात्र है, उसके आगे तकार नहीं है, तब तो ई से 18 समझ लेना। अ के बाद तकार नहीं है तब तो अ से 18 समझ लेना। लेकिन उसके साथ तकार जुड़ा हुआ होगा तो फिर वहां भी केवल रस्सो ही ले लेना। आगे आएगा सूत्र, समझ गए क्या? जैसे कहीं कहीं आया अत, अत पड़ा है तो अत मतलब क्या? केवल रस्सो आकार की बात कर रहा है। यदि केवल अ बोला, अत नहीं बोला, अ बोला, तो फिर 18 आकारों की बात कर रहा है। समझ में आई बात? अत होगा तो फिर क्या? केवल रस्सो आकार। अ होगा तो 18 आकार। आ होगा तो आ। और आ में उच्चारण में फर्क नहीं हो रहा है, अंतर नहीं पता चल रहा है। आ जब बोलोगे तो किसका बोध कराएगा? केवल आ का। वहां तक की जरूरत नहीं है। अ में केवल रस्सो आकार का बोध करना है तो तकार जोड़ देना, ठीक है? अत बोल दोगे तो रस्सो आकार का बोध होगा, 18 का नहीं होगा। यदि केवल अ है तो फिर 18 आकार। आ केवल आ, क्योंकि वो अण नहीं है। अण होगा तब ना 18 का बोध कराएगा, वो अण नहीं है। ठीक है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। इसलिए तदेवं इत्यष्टादशानां संज्ञा। ठीक है, अब लिख रहा है तत्, तस्मात् का, उस कारण से। लिखिए, पहले हिंदी अर्थ लिखो तब समझाते हैं। उस कारण से, इस प्रकार। यह 18 आकार का बोधक होता है। यह 18 आकार का बोधक होता है। इति है ना, इति का अर्थ होता है यह। इति अष्टादशानाम संज्ञा। संज्ञा माने बोधक। बताओ, अभिषेक है कोई यहाँ? नहीं, अभिषेक है। तो अभिषेक क्या है? ये संज्ञा बोलते हो ना, संज्ञा माने इसका बोधक है। तुम जो बैठे हो ना, हड्डी मांस वाला जो ये बैठा है, इसका वो क्या है? बोधक है। संज्ञा माने बोधक। सम्यक ज्ञायते अनया सा संज्ञा, जिसके द्वारा अच्छी तरह से उसको जाना जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। सम्यक ज्ञायते अनया सा संज्ञा, उसको क्या बोलते? संज्ञा। जब तो अभिषेक, देखो तुम्हारा नाम रख दिया, अभिषेक बोलते ही हमारी कहीं भी दृष्टि हो तुम्हारे में, दृष्टि चली जाएगी। नहीं, संज्ञा क्या करती है? हम बोध करा। संज्ञा का अर्थ है बोधक, जिससे हम बोध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला? यह 18 का बोधक होता है। लिखे, तत् उस कारण से, इस प्रकार, यह 18 का, 18 अकारों का बोल दो, अकार जोड़ दोगे ठीक रहेगा। 18 अकारों का बोधक होता है। यह 18 अकारों का बोधक होता है। तथा उसी प्रकार लिखा है ना, तथेकारो कारो, उसी प्रकार इकार और उकार, इकार और उकार 18 इकार और 18 उकारों का बोधक होते हैं। उसी प्रकार
इकार और उकार 18 माने इकार और उकारों का बोधक होते हैं। समझे? अ 18 अकारों का बोधक हुआ, उसी तरह ई कहीं रहेगा तो 18 का बोध कराएगा, और ऊ कहीं रहेगा तो फिर वहां भी इत रहेगा तो केवल रस्सों का बोध कराएगा। उत रहेगा तो ई रहेगा तो केवल नहीं, ऊ रहेगा तो क्यों? अण नहीं है, ध्यान रखना, अण नहीं है। ठीक, तो ई तथा उसी प्रकार इकार उकार, इकार और उकार 18 अकारों के, 18 इकार 18 उकारों के बोधक होते हैं। तो भी यहाँ शब्द नहीं दिया इसीलिए हमने भी नहीं जोड़ा, नहीं तो भी जोड़ सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार इकार और उकार भी 18 इकार और 18 उकार के बोधक होते हैं। हो गया? ऋकार स्त्रिंशतः, ऋकार 30 का बोधक होता है, ऋकार 30 का बोधक होता है। ऋकार त्रिंशत लिख रहा है ना, ऋकार 30 का बोधक होता है। हमने ऋकार इसीलिए नहीं बोला कि 30 तो री केवल नहीं है, 30 क्या है? री और री दोनों को मिलाओगे तब 30 होंगे। तो री क्या करता है? 30 का बोधक होता है। क्यों 30? री तो 30 होते नहीं, कितने होते हैं? 18 होते। तो कहाँ से 30 का बोध कराए जब 30 है ही नहीं? तो 18 का बोध क्यों कराता है? क्योंकि अ के सवर्ण 18 है। तो जब री 30 का बोध करा रहा है, इसका मतलब री 18 भले ना हो, लेकिन री के सवर्ण कितने हैं? 18 है कि नहीं? री और री दोनों उसके सवर्ण हैं। री लिरी वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, बोले ना, री और री वर्ण की भी परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है कि नहीं होती? तो इसका मतलब री री दोनों इसके सवर्ण है। री के सवर्ण कितने हुए? तो सवर्णों का ना बोध कराना है। ये तो नहीं बोल रहा री री का बोध कराता है, तो बोलता नहीं। री क्या करता है? अपने सवर्णों का बोध कराता है। तो री के सवर्ण कितने हैं? ढेर बोला 18। री के सवर्ण कितने हैं? री के सवर्ण कितने हैं? तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ऐसे चेहरा क्यों बनाए हो भाई? सवर्ण का ना बोध कराना है। हमने तो ये नहीं बोला री क्या करता है, री का बोध कराता है, तो बोला नहीं। हमने क्या बोला? री अपने सवर्णों का बोध कराता है। तो सवर्ण री और री दोनों है ना, क्योंकि री री वर्ण मिथा सावर्णम वाच्यम से दोनों की सवर्ण संज्ञा कर दी गई है, दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है। तो सवर्ण संज्ञा जब हो गई तो री क्या करेगा? जहां री पड़ा होगा वो री री दोनों का बोध कराएगा, जहां री पड़ा होगा तो वो भी री और री दोनों का बोध कराएगा। कोई सूत्र री को कार्य कर रहा है, मान लो वहां लिख रहा है री, तो ये मत समझना कि केवल री को ही कार्य करेगा, वो री को भी करेगा, क्योंकि री में ये क्षमता है, ये सामर्थ्य है कि वो री री दोनों का बोध करा सकता है। अगर कोई सूत्र री को कार्य कर रहा है तो फिर वो भी री री दोनों को करेगा। कोई कह रहा है री से परे को णत्व होता है, बोलता है ना, जैसे रिवणान्नस्यणत्वम वाच्यम आएगा जंत पुलिंगम एक वार्तिक कहता है री से परे यदि नकार हो तो उसको नकार कर देना चाहिए। क्या? री से परे यदि न हो, न नकार हो तो उसको क्या कर देना चाहिए? इसीलिए देखो नृणाम, नृ से नाम होता है, नृ नाम, तो वहां न को न कर देता है वही वार्तिक, तो क्या हो जाता है? नृणाम हो जाता है। अब कहीं लृणाम रे क्या लृ नाम रहा तब नहीं करोगे?
करोगे। वहाँ री से परे बोल रहा है, इसका मतलब री केवल री से परे नहीं बोल रहा, री री दोनों से परे बोल रहा है, क्योंकि री का सवर्ण री भी है, तो जहां भी री रहेगा तो वो री का भी बोध कराएगा। जैसे री से परे को परे नकार को न करता है, उसी तरह री से परे नकार होगा तो भी, बात समझ में आई? जैसे रिकार से परे नकार को नकार करता है, उसी तरह यदि रिकार से परे भी नकार होगा तो भी हम नकार करेंगे। वहां बोला तो री है, रिवर्णान लिखा, रिवर्णात, रिवर्ण से पर में जो नकार, उसको नकार होता है, ऐसे बोलता है। तो री से परे तो री से परे तो नहीं ना होना चाहिए, तो कहा कि हो जाएगा। क्यों? वो री का री क्या है? सवर्ण है। सवर्ण होने के नाते री क्या करेगा? री का तो बोध कराएगा ही कराएगा, उसका सवर्ण री होने के नाते वो री का भी बोध कराएगा। तो जैसे री से परे होने पर नकार का नकार कर देता है, उसी तरह री से परे यदि नकार होगा तो भी नृणाम जैसे बनता है, उसी तरह नृणाम भी बन जाता है। तो कोई ये बोलेगा कि भाई यहाँ न को न कैसे कर दिया, वो तो री से परे बोलता है। तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि भाई री यहाँ रीत होता तब तो अलग बात होती, री मात्र का बोध कराता, अपने सवर्णों का बोध न कराता। तो है नहीं, री है, तो री होने के नाते री क्या कराएगा? री री दोनों का बोध कराएगा। तो दोनों का बोध कराएगा, तो जैसे री से परे होने पर नकार को नकार हो जाता है, उसी तरह री से परे नकार होने पर भी नकार हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। तथेकारो कारो रिकार स्त्रिंसतः, रिकार 30 का बोधक होता। हमने रिकार का नहीं बोला, समझ में आया ना? हम जैसे 30 इकार का बोधक, क्या नाम, 18 इकार का बोधक होता है ईकार, 18 उकार का बोधक होता है उकार बोला। उस तरह से हमने री, क्योंकि री 30 नहीं है, री कितने हैं? माने 18 है, इसीलिए हमने बोला री और री दोनों मिला करके 30 हैं। इसीलिए ये बोल सकते हो रिकार री री 30 का बोधक होता है, ये कह सकते हो। क्या कह सकते हो? रिकार री री 30 का बोधक होता है। री 18, री कितने होते हैं? क्यों होते हैं 12? ये बोले हाँ, क्यों होते हैं री 12? हाँ, दीर्घ नहीं होता है, इतने देर नहीं लगना चाहिए, ठीक है? अभ्यास करो। दीर्घ नहीं होते, जब दीर्घ नहीं होंगे तो दीर्घ कितने होते हैं? 6। रस्व कितने होते हैं? 6। प्लुत कितने होते हैं? 6। जब दीर्घ नहीं रहे तो 6 माइनस करो तो 12 ही तो हुई है ना, ठीक है? अ ई उ री कितने होते हैं? 18। इसके बाद वाले सारे क्या उल्टा बोल दिया, अ ई उ री कितने होते हैं? 18। इसके बाद वाले कितने होते हैं? हाँ, इसके पहले वाले कितने होते हैं? 18। और इसके बाद वाले, तो कुल मिलाकर के 4 होते हैं 18, और 5 होते हैं। अ से लेकर के री तक उनके भेद कितने होते हैं? 18। अ 18 प्रकार का, ई 18 प्रकार का, और उ 18 प्रकार का, री 18 प्रकार का। इसके बाद वाले सारे री ए ओ आई औ, ये कितने कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि री 12 प्रकार के होने में हेतु क्या है? उसके दीर्घ नहीं है। और एच 12 होने में हेतु क्या है? उनके रस्सो नहीं है, वो केवल क्या होते हैं? दीर्घ और प्लुत होते हैं, ए ओ आई औ। री केवल रस्सो और प्लुत होता है, दीर्घ, ठीक है? तो ये री रिकार स्त्रिंसतः, रिकार री री 30 का बोधक होता है। एवं इसी प्रकार, लिखो आगे, इसी प्रकार लिकार भी, ली लिकार भी री री 30 का बोधक होता है। इसी प्रकार लिकार भी, लिकार भी, ली ली री ली बोलते हैं बहुत लोग,
उच्चारण करते हैं तो क्या बोलते हैं? रिल री, री के बाद री बोलना होता है, रिल री, छोड़ो रिल री, रिल री बोलो, रिल री, रिल, रिल री, रिल रिक ऐसे बोलते हैं, रिल रिक, ला थोड़ो आगे, रिल रिक, हाँ गलत नहीं बोलना, रिल रिक, आई उण, री, री, रिक, लिरिक, रस्व है ना, लिरिक नहीं बोलना, लिरिक, हाँ तो ठीक है। इसी प्रकार लृकार भी री लृ तीस का बोधक होता है। हो गया, समझ में आ गया? जैसे री तीस का बोध कराया, तीस का बोधक होता है, उसी तरह लृ भी तीस का बोधक होता है। जब री तीस का बोध कराने में री में क्या हेतु है? क्योंकि वो सवर्ण 30 है उसके री के। ठीक उसी तरह लृ के भी सवर्ण कितने हैं? जब री का सवर्ण लृ हो सकता है तो लृ का सवर्ण री नहीं हो जाएगा? इसका दोस्त ये है तो इसका दोस्त ये होगा कि नहीं होगा? हो सकता तुम दोस्त ना मानते हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहते है बोल रहा है, वो अपना दोस्त मान रहा है लेकिन तुम ना मानते हो, क्या पता, हमारे मन की बातें थोड़ा जानता है। हाँ, लेकिन ऐसा हो, वो मान रहा है तो तुमको भी मानना चाहिए, ये बता रहा है। न मानो तो अलग चीज है, क्या होना चाहिए, एक दूसरा दोस्त दोस्ती कर रहा है तुमसे, तुमको दोस्त मान रहा है, तो यदि दोस्त नहीं हो तो कह दो भाई हम दोस्त नहीं है तुम्हारे। हाँ चलो, क्या है, हो गया। एवं ऋकारोपी होगा एचो द्वादशानम, क्या आवाज नहीं आ रही? हाँ, या तो ऐसे बोलेंगे तो भी सुनाई दे देता है। हाँ तो बाहर रोड पे भी सुनाना है क्या? चलो हम सुना देते हैं बाहर रोड पे भी, कोई बात नहीं। एचो द्वादशानाम, एच 12 के बोधक होते हैं। यचो द्वादशानाम, एच 12 के बोधक होते हैं। एच मतलब ये चारों को बोल रहा है। ये जो है ये क्या करेगा, ये 12 का बोधक होता है। 12 होते हैं ना, एकार कितने होते हैं? और एक आई कितने होते हैं? ए ओ आई ओ, ये कितने होते हैं? 18 बोल रहा है। ये जो है 12 प्रकार का है, ओ आई भी 12 प्रकार का है, ओ भी 12 प्रकार का है, औ भी 12 प्रकार है। जब 12 ही प्रकार का है, जो है नहीं उनका बोध कैसे कराएगा भाई? जब 12 ही हैं तो जितने हैं उन्हीं का ना बोध कराएगा। इसलिए एच 12 के बोधक होते हैं। ठीक है, क्योंकि ए कितने प्रकार, ए रहेगा तब दीर्घ वाला ए रहेगा तो 12 का बोध कराएगा। यदि प्लुत वाला रहेगा तो भाई दीर्घ कितने हैं? 6 प्रकार के हैं, प्लुत 6 प्रकार के, दोनों को मिलाते हो तब ना 12 है। इसका मतलब ए जो है ह्रस्व नहीं होता। कभी एकार का जब ह्रस्व करते हो, मान लो चलो आ का ह्रस्व करोगे तो क्या हो जाएगा? आ के स्थान पर जब ह्रस्व करोगे तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ई है, उसको ह्रस्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि उसका ह्रस्व ई है, ह्रस्व अ है, ऐसे ही होगा। जब ए का ह्रस्व करोगे तब ए के स्थान पर जब ह्रस्व करेगा कोई सूत्र तो क्या होगा? क्योंकि ए का तो ह्रस्व है नहीं, हम कर ले, तो इसीलिए वो जब भी ए को ह्रस्व होता है तो ई हो जाता है। इसका मतलब ए ह्रस्व यदि होता तो ए का, ए के स्थान पर ह्रस्व ए करना चाहिए था ना। ए का जब भी ह्रस्व करते तो वहां क्या हो जाता है? ई हो जाता है। ओ का ह्रस्व करते हैं तो क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है ए ह्रस्व, जब ई का ह्रस्व करते हो तो ई हो जाता है, क्योंकि वो है आ, उसको ह्रस्व करते हो तो अ हो जाता, अ है। लेकिन ए का ह्रस्व करते हो तो कभी ए नहीं होता, ये होता ही नहीं। ह्रस्व एकार नहीं होता, ह्रस्व ऐकार भी, ह्रस्व ओकार भी, ह्रस्व औकार भी,
बात समझ में आई? इसीलिए कहा ये कितने का बोध करा, ए जहां भी रहेगा कितने का बोध कराएगा, ओ जहां रहेगा कितने का बोध कराएगा, आई कितने का बोध कराएगा, औ क्यों आई 12 का बोध कराएगा, 12 ही होते हैं, 18 होते ही नहीं तो कहां से बोध कराएगा, ये बोलो। क्योंकि वो 12 ही होते हैं। क्यों 12 होते हैं? क्योंकि रस्सो नहीं होते। ठीक है, रस्सो नहीं होते। कौन कौन से होंगे फिर जब रस्सो नहीं है तो? दीर्घ और प्लुत। दीर्घ और प्लुत। रस्सो कितने प्रकार के होते हैं? दीर्घ, प्लुत, रस्सो कौन कौन से हैं? 6 बताओ। उदात्त हो गए, ये तो 3 ही हो गए, 6 कहां से हो गए? उदात्त अनुनासिक, उदात्त अननुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अननुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अननुनासिक। हो गए कि नहीं भाई? उदात्त के साथ एक बार अनुनासिक जोड़ दो, एक बार अननुनासिक जोड़ दो। अनुदात्त के साथ एक बार अनुनासिक जोड़ो, एक बार अननुनासिक जोड़ो। एक बार स्वरित के साथ अनुनासिक जोड़ो, एक बार अननुनासिक जोड़ दो, हो गए। इसी तरह दीर्घ में भी चले जाना, इसी तरह प्लुत में भी चले जाना। ठीक है, तो इस तरह तो एच कितने के बोधक होते हैं? 12 के बोधक होते हैं। ठीक है, हो गए। एचो द्वादशानाम। अब कह रहा है अनुनासिक अननुनासिक के भेद से, लिखिए, अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से, अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से यह वाला दो दो प्रकार के होते हैं। अनुनासिक अननुनासिक के भेद से यह वाला दो दो प्रकार के होते हैं। समझ गए? स्पष्ट हो गए? एक यह होता है अनुनासिक, एक यह होता अननुनासिक। अननुनासिक का मतलब एक है अनुनासिक, एक अनुनासिक नहीं है, बस। एक यकार होता है अनुनासिक, एक यकार होता है अनुनासिक रहित। अनुनासिक रहित हो जाता है। एक में अनुनासिक लगा हुआ होगा, एक में अनुनासिक लगा हुआ, एक अनुनासिक होगा, एक अनुनासिक नहीं होगा। तो इस तरह से 2 हुए ना। उसी तरह यह भी, उसी तरह वह भी। अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से यह वाला दो दो प्रकार के होते हैं। उस कारण से, तेना, उस कारण से, अननुनासिक यकार वकार लकार, उस कारण से अननुनासिक यकार वकार लकार दो दो के बोधक होते हैं। दो दो के बोधक होते हैं। उस कारण से अननुनासिक यकार वकार लकार दो दो के बोधक होते हैं। क्या समझे? अननुनासिक जब रहेंगे, यह कहीं आया तो 2 का बोध कराएगा। यह यदि यो रहा, अनुनासिक रहा, तो केवल अनुनासिक का बोध कराएगा। क्या समझे? क्यों? क्यों? यह जब यह है तो 2 का बोध कराएगा, यदि यो है तब 1 का बोध कराएगा। क्यों? क्योंकि यह अण में आता है
अण कहाँ तक लेने की बात हुई थी? लण के ण तक। तो वहां जो ह या में कैसा या है? अनुनासिक वाला है, अनुनासिक वाला नहीं है? अनुनासिक वाला। इसका मतलब जो अनुनासिक नहीं है वही अपने सवर्णों का बोध कराएगा। वही क्या कराएगा? या के सवर्ण कितने होते हैं? दो। भाई दो ही है तो दो ही तो होंगे। भाई 18 है तो इसीलिए 18 हुए। या तो दो ही है, एक अनुनासिक है एक अनानुनासिक। तो इसका मतलब अनुनासिक जब यह रहेगा तो वह अपने सवर्णों का बोध, क्योंकि वह अण प्रत्यार में वहां नहीं पड़ा हुआ। वहां कैसा यह पड़ा हुआ है? जो अनानुनासिक वाला है, जो अनुनासिक नहीं है ऐसा वहां यह पड़ा है। तो अनानुनासिक जब यह रहेगा तो वह क्या करेगा? दो का बोध कराएगा। अनानुनासिक, निरनुनासिक बोलो चाहे अनानुनासिक बोलो एक ही चीज है, ठीक है। जो अनुनासिक नहीं है वह तो अपने सवर्णों का बोध कराएगा, इसीलिए दो का बोध कराएगा। लेकिन वह अनुनासिक वाला होगा तो वह दो का बोध, अनानुनासिक रहेगा तो क्या करेगा? क्यों? अनानुनासिक वाला ही यण प्रत्यार में आया है। अनानुनासिक वाला ही अण प्रत्यार में आया। पढ़ो ना, अ ई उण री ऋक ए ओंग आई औच ह य। देखो य कैसा य है वहां? हाँ, अनानुनासिक है। तो जो अनानुनासिक होगा वही ना अण माना जाएगा, वही ना अपने सवर्णों का बोध कराएगा। जो अनुनासिक वाला य है वो वहां है क्या? नहीं है, इसीलिए वह अपने सवर्णों का बोध, जो अनानुनासिक रहेगा वह तो अपने सवर्णों का बोध कराएगा। लेकिन अनुनासिक वाला यदि कहीं मिले तो समझ लो केवल अनुनासिक की बात कर रहा है। यदि कहीं पर यह दिख रहा है तो समझ लो क्या कर रहा है? दोनों की बात कर रहा है। क्या समझे? अब यहां से प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के बात करेंगे तो किसकी तरफ से बात कर रहे हैं समझ में आएगा? क्यों? वो जनता ने चुना है उनको। और तुम जाके वहां अमेरिका में जाके बात करोगे तब पूरे भारतीयों की तरफ से माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा ना। उसी तरह यदि यह रहेगा तो यह दोनों का प्रतिनिधि है, अनुनासिक और अनानुनासिक दोनों का। यह जो अनानुनासिक नहीं है तो वो की जो बात करेगा समझ लो दोनों की बात है। यदि अनुनासिक कहीं जाके बात करेगा तो समझ लो क्या है? वो केवल अनुनासिक मात्र की बात कर रहा है। समझ गए? यह को तो दोनों ने चुना है, अनुनासिक ने भी उसको नेता बनाया है, लेकिन अनुनासिक वाले को किसी ने नेता नहीं बनाया है, किसी ने चुना नहीं। समझ में आई? तो य व ल ये जब अनुनासिक रहेंगे तो किसके बोध कराएंगे बताओ? अनुनासिक य है, अनुनासिक व है, अनुनासिक ल है, तो किसका बोध कराएंगे? एक एक के। ये इसको पूछ रहा हूं तो तुम बोल रहे हो एक एक के। यदि अनानुनासिक रहेंगे तो दो दो के, ठीक है। अनुनासिक रहेंगे तो एक एक के, अनानुनासिक रहेंगे तो ठीक। इसीलिए कहा अनानुनासिक, लिख रहा अनानुनासिकास्ते। अनानुनासिक यकार वकार लकार दो दो के बोधक होते हैं, अनानुनासिक होते हैं दो दो के बोधक। यदि अनुनासिक हो तो दो दो के बोधक नहीं हो। ठीक है, हो गया। हाँ आगे चलो, पूरा कर देना आज। परह सन्निकर्ष संहिता, नहीं समझ में आया होगा तो कल पूछना फिर। परह सन्निकर्ष संहिता। परह प्रथमैकवचनान्तं पदम, सन्निकर्ष प्रथमैकवचनान्तं पदम, संहिता प्रथमैकवचनान्तं पदम, त्रिपदमिदं सूत्रम। परः प्रथमैकवचनान्तं पदम, सन्निकर्षः प्रथमैकवचनान्तं पदम, संहिता प्रथमैकवचनान्तं पदम,
त्रिपदमिदं सूत्रम सूत्रेस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति सूत्रेस्मिन् त्रिपदात्मकं सूत्रम ये भी बोल सकते हो त्रीणि पदानि सन्ति ठीक है परः प्रथमैकवचनान्तं पदं सन्निकर्षः प्रथमैकवचनान्तं पदं संहिता प्रथमैकवचनान्तं पदं त्रिपदमिदं सूत्रम् अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति वर्णों का जो अतिशय सन्निधि लिखो अर्थ लिखो पहले फिर समझाता हूँ वर्णों का अतिशय जो समीपता वर्णों का अतिशय सन्निधि बोलो चाहे समीपता बोलो निकटता बोलो एक ही चीज है वर्णों का जो अतिशय अथवा अत्यंत बोलो वहाँ अतिशय लिखा है तो अत्यंत बोलो एक ही लिखो नहीं तो कहीं इधर उधर हो जाएगा है ना वर्णों का जो अतिशय सन्निधि उसकी संहिता संज्ञा होती है वर्णों का जो अतिशय सन्निधि उसकी संहिता संज्ञा होती है वर्णों का जो अतिशय सन्निधि उसकी संहिता संज्ञा होती है हो गया अब देखो अतिशय सन्निधि माने एकदम समीप जिससे और समीप नहीं किया जा सकता हो अत्यंत समीप माने जितने नजदीक हो सकते हैं उतने नजदीक होने पर संहिता संज्ञा होती है ठीक है वर्णों का जब अतिशय सन्निधि हो जाए अत्यंत समीपता हो जाए तो उनकी क्या होती है तो एक वर्ण यहाँ है एक वर्ण यहाँ है तो हम नहीं कहेंगे दोनों की सन्निधि माने संहिता ये दोनों के बीच में संहिता है नहीं बोलेंगे एकदम नजदीक में है तो हम कहेंगे दोनों वर्णों की क्या है संहिता है दोनों वर्ण क्या है वर्णों की संहिता है कब होगा संहिता जब अत्यंत नजदीक होंगे ठीक है जब संधि तब होती है जब संहिता हो संहिता होने पर ही संधि होती है संहिता नहीं होती है तो संधि नहीं होती है ठीक है आगे का अर्थ लिखो हम एक साथ समझाते हैं हलोनंतराः संयोगः हलोनंतराः हलः प्रथमाया बहुवचनान्तं हलः प्रथमाया बहुवचनान्तं अनन्तराः प्रथमाया बहुवचनान्तं संयोगः प्रथमैकवचनान्तं हलः प्रथमाया बहुवचनान्तं अनन्तराः प्रथमाया बहुवचनान्तं संयोगः प्रथमैकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम सूत्रेस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति सूत्रेस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति हलः प्रथमाया बहुवचनान्तम् अनन्तराः प्रथमाया बहुवचनान्तं संयोगः प्रथमैकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम सूत्रेस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति अचों से व्यवधान रहित अचों से
व्यवधान रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। अचों से व्यवधान रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। ठीक है। सुप्तिङन्तं पदम, सुप्तिङन्तं प्रथमैकवचनान्तं पदम प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। सुप्तिङन्तं प्रथमैकवचनान्तं पदम पदम प्रथमैकवचनान्तं पदम द्विपदमिदं सूत्रम। सूत्रेऽस्मिन् द्वे पदे स्तः, द्वे पदे स्तः, सूत्रेऽस्मिन् द्वे पदे स्तः। प्रथमैकवचनान्तं पदम प्रथमैकवचनान्तं, सुप्तिङन्तं प्रथमैकवचनान्तं पदम प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम। द्वे पदे स्तः। सुबंत तदादि और तिङन्त तदादि की लिखो। सुबंत तदादि, सुबंत तदादि, सुबंत तदादि, तदादि एक साथ बोलना है। तदा तद आदि नहीं बोल, तदादि। सुबंत तदादि और तिङन्त तदादि की पद संज्ञा होती है। सुबंत तदादि और तिङन्त तदादि की पद संज्ञा होती है। सुबंत तदादि और तिङन्त तदादि की पद संज्ञा होती है। सुबंत तदादि तिङन्त तदादि की पद संज्ञा होती है। तो जिसकी पद संज्ञा होती है उसे ही पद बोला जाता है। जिसकी पद संज्ञा होती है उसे ही पद बोलते हैं। तो पद होने के लिए क्या चाहिए? अंत में सुप होना चाहिए, आदि में उसकी प्रकृति होनी चाहिए। सुप की प्रकृति क्या होती है बताइए? सुप की प्रकृति प्रातिपदिक, प्रातिपदिक बोलते हैं। अब आप समझिए प्रातिपदिक क्या है, आगे आप समझोगे। ठीक है। प्रातिपदिक सुप की प्रकृति होती है प्रातिपदिक। तिंग की प्रकृति होती है धातु। तिंग प्रत्यय किससे होते हैं? धातुओं से। और सुप किससे होते हैं? प्रातिपदिकों से। ठीक है। सुप किससे होते हैं? सुप प्रत्यय है। तिंग क्या है? प्रत्यय है। सुप क्या है? प्रत्यय। और तिंग क्या है? प्रत्यय। तो ये जो प्रत्यय होने के नाते ये किसी न किसी से होंगे। प्रत्यय होने के नाते किसी न किसी के आगे बैठेंगे। तो सुप जो है इसकी प्रकृति क्या है? सुप की प्रकृति क्या है? सुप की प्रकृति, हाँ, सुप की प्रकृति को बोलते हैं प्रातिपदिक। सुप की जो प्रकृति है उसे क्या बोलते हैं? प्रातिपदिक। ठीक है। सुप की जो प्रकृति है उसे क्या बोलते हैं? प्रातिपदिक। हाँ बैठो, इधर बैठो। सुप की जो प्रकृति है उसे क्या बोलते हैं? प्रातिपदिक। और तिंग की जो प्रकृति होती है उसे क्या बोलते हैं? धातु। ये ध्यान रखो, आगे आसान होगा। ठीक है। सुप की प्रकृति किसको कहते हैं? सुप की प्रकृति का नाम क्या है? प्रातिपदिक। और तिंग की प्रकृति का नाम क्या है? बैठने जगह कम हो गई भाई, तुम लोग क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा लगाया करो। हाँ हाँ, आप लोग थोड़ा हो करके बैठेंगे तो जगह है। हाँ ठीक है।
सुप की प्रकृति का नाम क्या है? प्रातिपदिक। तिंग की प्रकृति का नाम क्या है? धातु। धातुओं से तिंग होते हैं और प्रातिपदिकों से सुप होते हैं। सुप किससे होते हैं? प्रातिपदिकों से। और तिंग किससे होते हैं? धातु क्या होते हैं? क्रिया के वाचक होते हैं। प्रातिपदिक क्या होते हैं? व्यक्ति वस्तु के वाचक होते हैं। इतना भी तो समझ लो। कहीं जाओगे तो फिर तुम ये भी नहीं बता पाओगे तो क्या होगा? तो कहेंगे कि क्या पढ़ाते हैं वो, इसका मतलब उनको कुछ नहीं आता होगा। तुम लोग के कारण हमारा मूल्यांकन करेंगे ना। धातु क्रियावाचक है और प्रातिपदिक व्यक्ति और वस्तु का वाचक होता है। ठीक है, धातु क्रिया का वाचक। किसी क्रिया को कहना है तो आप धातु का प्रयोग करेंगे। वो धातु के आगे क्या लगाएंगे? तिंग लगाएंगे। हाँ, प्रातिपदिक व्यक्ति और वस्तु। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब राम, ये क्या है? राम प्रातिपदिक है। जो आगे विसर्ग है ये प्रत्यय है। सुप समझ लो। अभी विसर्ग सुप की जगह पर हुआ है, इसीलिए उसको भी हम प्रत्यय मान लिए, समझ लो। तो राम ये क्या है? सुबंत है। ये सुबंत तदादि है। सुप हो गया विसर्ग और उसकी प्रकृति राम। दोनों को मिलाने पर हम कहते हैं ये क्या है? सुबंत तदादि। दोनों को मिलाने पर दोनों को हम बोलते हैं सुबंत तदादि। विसर्ग को बोलेंगे सुप, हाँ, तदादि बोलेंगे राम को, और दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे? सुबंत तदादि। सुप हो गया विसर्ग, समझ लो। उसकी प्रकृति राम, और दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे? सुबंत तदादि। ठीक है, जैसे तिंगंत तदादि भवती है, तो यहाँ भवती बना हुआ है। जैसे भूति है ना? तो यहाँ तिंग क्या है? ती। तिंग क्या है? ती। तो उसकी प्रकृति क्या है? जिससे की हो, प्रकृति किससे आया है? ती, भू से। इसीलिए भू क्या है? प्रकृति। अब जो ती और भू दोनों को मिलाओगे तो क्या बोलोगे इसको? तिंगंत तदादि। भूति क्या है? तिंगंत तदादि। राम क्या है? सुबंत तदादि। जो सुबंत तदादि होता है वो पद होता है, जो तिंगंत तदादि होता है वह पद होता है। ठीक है, तो समझ में आ गए अच्छी तरह से? हाँ, अब संयोग जो बोला, संयोग क्या होते हैं? जिसके बीच में अच न हो। जैसे ये समझ लो, ये एक व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं लगा है, इसमें लगा हो हानि नहीं, तो इसके स्वर को अलग करेंगे, ये दोनों ले लेंगे। ये तो व्यंजन है, इसमें तो लगा ही नहीं है, तो इसमें लगा है तो भी इसको लेकर के दोनों को हम संयोग बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में नहीं है ना आज का व्यवधान। व्यवधान तो बीच में होने पर होता है ना, इधर होने पर इन दोनों के बीच में कोई व्यवधान किया क्या? इसके बाद यदि स्वर बैठा है, वह स्वर तो इन दोनों का व्यवधान तो किया नहीं, इसलिए इन दोनों का हम क्या कहेंगे? संयोग। यदि इसमें स्वर लगा होगा तो फिर इन दोनों को हम संयोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्या आया? जैसे अग्नि है, अग्नि, ग में कुछ लगा है तो ग और न ये दोनों संयोग है। इन दोनों के बीच में कोई स्वर वर्ण, तो अच से व्यवधान रहित दोनों है। बाद में है तो बाद वाला व्यवधान करेगा क्या? बीच में होने से व्यवधान होता है, दोनों के बीच में तो नहीं है ना। तो ऐसे मान लो ये भी व्यंजन है, इसमें भी स्वर नहीं लगा, इसमें भी स्वर नहीं लगा, इसमें जा करके स्वर लगा, तो फिर ये तीन हो गए संयोग। समझे कि नहीं? इसमें भी अच नहीं है, इसमें भी अच नहीं है, इसमें अच है, तो भाई ये तीन को हम क्या कहेंगे? संयोग। बात समझ में आई? इनको क्या कहेंगे? संयोग। जिस स्वर का व्यवधान न हो तो ऐसे जो हल वर्ण है वो क्या होते हैं? संयोग होते हैं। ठीक है, और आगे कल समझाते हैं आप लोगों को। समझ में आया अच्छी तरह से? जो समझ में नहीं आया नोट करके रखना, कल आते ही पूछना। हरिशरणम प्रभु हरिशरण।